हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 7 का चैप्टर 6 लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और इस वीडियो के इन तक बनी रहिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा देखकर भागने में कोई मज़ा नहीं है जब तक कि चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कि नगर व्यापारी और शिल्पीजन, है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कह रही है कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में क्या आकांक्षाएं रखता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह नगर जो था मंदिर नगर था या प्रशासनिक केंद्र था, वाणिज्यिक शहर था या पतन नगर था, है ना, किसी अन्य प्रकार का नगर था। तो वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादों के लिए भी थे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई यात्री किसी नगर में यात्रा के लिए आया है तो वो पहले से ही क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ये किस प्रकार का नगर होगा। तो इस ये जो है वो डिपेंड करता है कि वो कैसा नगर था, है ना। कोई मंदिर नगर था या फिर प्रशासनिक कार्य केंद्र वाला नगर था जहाँ पे सिर्फ प्रशासनिक कार्य होते थे, या फिर वाणिज्यिक शहर था, या फिर पतन नगर था, है ना, जहाँ पे ये जो तटीय क्षेत्रों में होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे नगर भी थे जिनमें इन सभी की जो गुण है वो विद्यमान थे। वो प्रशासनिक भी थे, वो वाणिज्यिक भी थे, वो पतन नगर भी थे, वो मंदिर नगर भी थे, है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैप दिया गया है दक्षिण भारत के। अब पतन नगर के बारे में देखिए, जैसे कि हम्पी है, मसूलीपट्टनम, सूरत, है ना, मदुरई, तंजावुर, उरैयूर, है ना, ये सब जो है दक्षिण भारत के पतन नगर हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आगे देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। आगे देखते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रशासनिक केंद्र। तो जो नगर के प्रकार बताए गए हैं इसमें कि प्रशासनिक नगर है या फिर वाणिज्यिक नगर है। तो इस एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें है कि हमने कई बार, है ना, पिछले अध्याय में चोल वंश के बारे में पढ़ा है। तो ये बोल रहा है कि आइए हम अपनी कल्पना की घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा करें, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो चोल वंश के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो उसके बारे में हम जानते हैं अपनी कल्पना की घोड़े पर। चलिए हम लोग सवार हो जाते हैं अपने कल्पना की घोड़े पर। ओके, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ष में जो है 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती है। किस सुंदर नगर की बात की जा रही है? तंजावुर की, है ना। राजा राजराज चोल द्वारा जो निर्मित राजराजेश्वर मंदिर था, उसकी जो घंटियाँ दूर तक सुनाई देती हैं, वहाँ तक लोग इन नगर के वास्तुकार जो थे कुंजरमल राजराज पेरुचलन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से इस मंदिर पर अपना नाम उत्कीर्ण किया था, है ना। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी है। तो ये कह रहे हैं कि जो 12 वर्ष बहने वाली जो कावेरी नदी है वो तंजावुर के नगर के पास से होकर गुजरती है। और वहाँ पे जो राजराजेश्वर मंदिर जो राजा राज द्वारा बनाया गया मंदिर था, राजराजेश्वर मंदिर, उसकी घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है ना। और उसके जो उस मंदिर के निर्माण जिन्होंने करा था, उसका जो नाम है कुंजरमल पेरुचलन। इन्होंने अपना नाम उस मंदिर पे उत्कीर्ण किया, जिससे लोगों को पता चला कि हाँ, इस मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है। और ये इतना भव्य मंदिर है कि लोग इनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, है ना। तो इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, इनमें से कई मंडप बने हुए हैं। तो राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे और यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बनाते थे। तो इस मंदिर के अलावा बहुत से मंडप भी हैं जहाँ पे राजा लोग वहाँ पे बैठते थे, है ना, आम दरबार लगाते थे। लोग की जो है कुछ ये शिकायतें सुनते थे और कुछ फरमान भी जारी करते थे। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के जो सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झांडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र है जो तैयार करते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर जो स्वामी मल्लाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार
उत्तम कांस्य मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप भी बने रहते हैं। तो यहाँ पे जो नगर है उसमें जो बाज़ार लगती है उसमें हलचल हमेशा रहता है और लोग आते जाते खरीदते रहते हैं ना। वहाँ पे अनाज, मसाला, कपड़ा, आभूषण ये सब की बिक्री होती है। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं जैसे राजा के लिए भी सूती कपड़े जो है ये बनाए जाते हैं बढ़िया किस्म के। और जो जो जनसाधारण है उसके लिए मोटे जो सूती वस्त्र के कपड़े वो बनाए जाते हैं ना। और मंदिरों के लिए झंडे, झाड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो जो ये तंजावुर के जो बाज़ार है उसके बारे में बताई जा रही है कि वहाँ पे इतनी हलचल रहती है। तो हमारा जो प्रशासनिक केंद्र है वो हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो आगे हम देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा कि मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें क्या था। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो तंजावुर है, तंजावुर भी एक मंदिर नगर का उदाहरण है जो है जहाँ पे मंदिर नगरीय जो नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है और मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे और वे मंदिर को भूमि अनुदान भी देते थे जिससे कि धार्मिक आय और जो अनुष्ठान विधि विधान में संपन्न किए जाते थे। तो वो जो भूमि थी उससे जो आय प्राप्त होता था उसी से किए जाते थे, है ना। तीर्थयात्रियों एवं जो पुरोहित, पंडित और आदि को भोजन भी कराए जाते थे और पर्वोत्सव भी मनाए जाते थे। मंदिर के जो दर्शनार्थी थे वो भी दान दिया करते थे, जो जो सक्षम होते थे दान देने में तो वो भी दान दिया करते थे। ऐसा नहीं था कि फिर सिर्फ जो है राजा ही देते थे, जो धनी वर्ग थे वो भी इसमें अपना योगदान देते थे, है ना। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। आगे है कि जो मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर को धन और व्यापारी साहूकार में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगर, शिल्पी, व्यापारी और आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थी और तीर्थयात्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसने लगे। तो इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ, है ना। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का भी जो है आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ला स्वामिन, जैसे कि भिलसा और विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर जैसे नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ये सब जो मंदिर हैं ये नगरीय मंदिर के उदाहरण हैं। जो नगर में जो मंदिर के पास ये सब आकर बसने लगे और वहाँ पे मंदिरों का निर्माण हुआ, है ना। तो इस तरीके से तीर्थ स्थल के भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जैसे जो कि उत्तर प्रदेश में है और तिरुमलाई जो कि तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों का उदाहरण है। तो अजमेर राजस्थान और 12वीं शताब्दी में जो अजमेर चौहानों की राजधानी थी, आगे चलकर मुगलों ने वहाँ पर शासन स्थापित कर लिया, उसको अपने राज्य में मिला लिया और वहाँ सूबा या मुख्यालय बना दिया गया मुगलों के द्वारा, है ना। तो यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध जो सूफी संत ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी जो पंथ मतों से हुआ करते थे। अजमेर के पास ही जो पुष्कर की सरोवर है वहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रा पर आते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस मंदिर होते थे या फिर जो नगर होते थे ना वहाँ पे लोग जाकर अगर किसी नगर में रह रहे हैं तो उनकी जो आस्थाएं होती थी उससे वो प्रेरित होकर वहाँ पे मंदिरों का भी निर्माण करवा लेते थे। तो वहाँ पे मंदिरें भी बनती थी, प्रशासनिक स्थल भी थे। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है जहाँ पे कांसे की मूर्ति जिसमें कृष्ण को नागरक्षक कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। तो इस जो मूर्ति का जो निर्माण है वो किस विधि से होता था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कांसा, घंटा धातु और लुप्तमोम तकनीक। तो लुप्तमोम तकनीक क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तकनीक के कारण जो है इस मूर्ति का निर्माण होता है इसी विधि से, है ना। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से होता था। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे यानी कि टीन से मिलकर बनती है ना। तो घंटा जो धातु में रागे यानी कि जो टीन का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है तो यह घंटे जैसी आवाज़ उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्ति जो है लुप्तिमोम तकनीक द्वारा बनाई जाती थी। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। तो ये किस विधि द्वारा बनाई जाती थी? लुप्ती मोम विधि। इस विधि को कैसे करते हैं इसमें बताया गया है, इसको देखते हैं। इसे चिकनी मिट्टी से जो है
पूरी तरह से लेप कर सुखा लिया जाता था। किसको? मोम। पहले मोम की एक बनाई जाती थी प्रतिमा, उसको पहले चिकनी, फिर उसके बाद उसको चिकनी मिट्टी से बिल्कुल तरह से लीप देते थे, पोत देते थे। उसको सुखाने के बाद जब वो पूरी तरीके से सूख जाती थी तो उसको गर्म कर दिया जाता था और उसकी मिट्टी के आवरण में से एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था, जिसके रास्ते पिघला हुआ मोम बाहर निकल जाता था, है ना। तो फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई मोम को भर दिया जाता था और जब वह ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उससे निकला प्रतिमा साफ करके चमका दिया जाता था। तो ये एक मूर्त का रूप हो जाता था, है ना। तो पहले क्या करते थे, एक मोम की जो है स्टार्टिंग में था कि एक मोम की मूर्त बनाते थे, है ना, एक मोम की मूर्त बनाते थे और फिर उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का ये लेप लगा देते थे और जब ये ऊपर वाला जब ठोस हो जाता था तो इसको ये यहाँ पे एक छेद करके और गर्म करके अंदर के जो मोम थे उसको निकाल लेते थे बाहर, है ना। और उसके बाद फिर उसी रास्ते से एक फिर से मोम पिघला कर डाल दिया जाता था और ऊपर के जो मिट्टी के जो आवरण थे उसको हल्के 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 हाथ से लगा के उसको उस आवरण को निकाल दिया जाता था। तो उससे जो एक नक्शा तैयार होता था, एक मूर्त तैयार होता, प्रतिमा तैयार होती थी, है ना। तो इसके बारे में बताया गया है। ये जो बनाई जाती थी लुप्ती मोम विधि के द्वारा। तो देखिए इस मूर्त को किस तरीके से बिल्कुल सुंदर तरीके से बनाया गया है ना। आगे देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। ओके, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है छोटे नगरों का संजाल। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि 18वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप के जो अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा था। संभवतः उनके जो प्रादुर्भाव था वो बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडीपिका थी जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, जिसे हम आज बाज़ार या मार्केट बोलते हैं ना, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। उनमें से ऐसी गलियां होती थी जहाँ दुकान वाले बाज़ार लगाते थे, जिन्हें हाट या हट कहा जाता था, है ना। इसके अलावा भिन्न प्रकार के कारीगर जहाँ जैसे शिल्पकार होते थे, जैसे कुम्हार होते थे, तेली होते थे, शक्कर बेचने वाला या फिर ताड़ी बनाने वाला, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि अलग अलग प्रकार के बाज़ार होते थे जहाँ लोग अपनी अपनी बाज़ारें खोलकर बैठते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे और जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय का काम करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों से उत्पाद को लाने और बेचने के लिए, जैसे कि कौन कौन से उत्पाद होते थे, तो घोड़ा होता था, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसी मसाले बेचने के लिए आते थे, है ना। तो कुछ ऐसे भी होते थे जो वहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाते थे कि हाँ हमें यहीं पे रहना है, यहीं पे मार्केटिंग जो भी है अपना खोलेंगे, बाज़ार बेचेंगे और फिर से यहीं पे वो हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे जिनको दूर दराज नगर में जाना पड़ता था, लेके यहाँ से वहाँ सामानों को भेजना पड़ता था, है ना। तो खुद भी जाते थे, तो वो एक तरह से स्थायी नहीं होते थे, वो अस्थायी होते थे और एक होते थे जो अस्थाई होते थे, है ना। और बड़ी सी मंडी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये एक नगर का जो बाज़ार है उसका चित्र है। देखिए ये जो नगर का बाज़ार उसका चित्र है। तो किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी जो अपने अपने जो जिस तरीके का जिनके पास कौशल शैली है वो अपनी अनुसार वहाँ पे खोल के बैठ जाते थे और उनका बाज़ार चलता था वहाँ पे, है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है, आइए। तो ऐसी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होती थी ना, वहाँ पे आमतौर पर जो कोई लोग जो सामंत या परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों पर आसपास किलाबंदी कर देता था और वहाँ पे एक राजा की तरह व्यवहार करने लगता था। और ऐसे सामंत, व्यापारी और शिल्पकार, अनेक व्यापारी जो होते थे उनसे कर वसूलने लगता था और कभी कभी इन करों का संग्रहण का जो है अधिकार उन स्थान मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या फिर कोई धनाढ़ व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। तो ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक दिया गया है बॉक्स जिसमें बाज़ारों पर कर के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बाज़ारों पे कर लगता था और क्या लिखा गया है इसमें। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख है जिसमें कुछ शुल्क दिए गए हैं। तो जो मंदिर पदाधिकारियों उन द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल कर लिए जा सकते। तो जैसे कि देखिए छोटे से छोटे चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों पर कर लगाया गया, जैसे कि शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल,
तेल और कपड़े पर भी कर लगाए गए थे। तो इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आश्रकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाया गया था। तो इनमें से कुछ तो थे वो नगद चुकाए जाते थे और कुछ वस्तुओं के रूप में चुकाई जाती थी, जैसे कि किसी को नहीं, भाई तुम अगर ये इसका व्यापार करते हो तो तुम हमें यही दे दो, इसके बदले में, कर के बदले में तुम वो वस्तु ही मुझे दे दो। ऐसी कर भी लगती थी और कुछ नगद होते थे तो नगद ले लिया करते थे उनसे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि बड़े छोटे व्यापारी। तो इसमें बड़े छोटे व्यापारी के बारे में पढ़ना है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें से बंजारे भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापार के लिए अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के लिए इच्छुक जो योद्धा होते थे उनसे बातचीत करते थे कि भाई हाँ, अगर हमें पता है कि उसको घोड़ा लेना है तो हम बोलेंगे हाँ भाई तुम्हें घोड़ा लेना है तो इसका ये है और इसके पास है। तो भी एक मध्यस्थ की जो है भूमिका यहाँ पे जो मुखिया जो है अदा करते हैं। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर जाना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिला बनाकर यानी कि समूह में चलते थे, है ना। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, जिसे गिल्ड कहा जाता था, उसको भी बनाते थे। तो इसके बारे में अपनी रक्षा के लिए भी, और वो अकेले चलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको बहुत दूर दराज और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, है ना। तो दक्षिण भारत में जो 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ जो है वो बने थे। तो इसमें आगे देखते हैं। तो ये जो संघ बनते थे ना, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो संघ होते थे वो जो मणिग्रामम और नाना देशी जैसे संघ थे, है ना। तो ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा जो आगे है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे इसमें, है ना। जो ऐसे समुदाय थे ये जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारियों के समूह में गिने जाते हैं। तो गुजरात व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुसलमान बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह व फारस की खाड़ी या फिर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन के साथ भी इनका व्यापार होता था। तो वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से जो है चीन से जो है मसाले, है ना, टीन और मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी आदि भी लाते थे। तो अगर यहाँ से अगर कुछ ले जा रहे हैं, अगर ये जो व्यापारी हैं, तो वहाँ से जो उनके पास नहीं है वो उनको पहुँचा रहे हैं और जो हमारे पास नहीं हो लेकर आते, जैसे हाथी दांत लेके आते थे, सोना लेके आते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बदले में वहाँ से लाते थे। आगे है कि जो पश्चिमी तट के जो नगर थे, पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे, है ना। तो लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोप बाज़ारों में पहुँचाते थे। तो उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी या फिर जायफल या फिर जो सोंठ होते थे वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो है उगाए जाते थे। तो यूरोपीय व्यंजनों के जो है महत्वपूर्ण अंग हो गए थे। तो यूरोप में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये भारत से ही जाता था, है ना। तो और भारतीय सूती कपड़ा भी उनको बहुत लुभावना लगता था। तो ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप भी बदला, तो हम आगे देखेंगे किस तरीके से बदला। लेकिन जो यूरोपीय व्यापारी को जो भारत की तरफ जो आकर्षण था वो यही था कि उन्हें जो चीज़, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भारत से ही पूर्ण होती थी, चाहे वो मसाला से लेकर कपड़ा तक हो, और उन्हें वो बहुत पसंद भी आते थे। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, इसके ऊपर लिखा गया है काबुल। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी मिलता है हमें इसमें। तो ये कह रहे हैं कि काबुल अपने पहाड़ी और विषमभूत दृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, है ना। तो साथ ही घोड़ों का भी व्यापार मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। तो 17वीं शताब्दी में हीरो का एक ऐसा सौदागर जो ट्राउनियर्स था कि इसने बताया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार जो है प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता है ना।
तो जो उन दिनों में जो बड़ी भारी रकम समझी जाती थी ये 30,000। काबुल से मेवे, खजूर, जो है गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे। और ये जो महाद्वीप है, अन्य भागों में जो है इससे जो सामान ले जाते थे वो अन्य भागों में जाकर बेच देते थे। इसके अलावा गुलाम भी जो है बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो ये काबुल से जो ये है ये चीज़ें लाई जाती थी, है ना। आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि नगरों में शिल्प। तो इसमें देखते हैं कि बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जुड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इनका जो शिल्प का नाम रख दिया वो ही बिदरी पड़ गया, है ना। तो पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सोनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल है, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये जो आपको विश्वकर्मा समुदाय दिख रहा है ना, इसमें पूछ लिए जाएंगे कि कौन कौन से समुदाय आते हैं। तो जैसे इसमें सुनार दे दिया जाएगा, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से, तो इसको याद रखना ज़रूरी है ना। मंदिरों को निर्माण के लिए आवश्यक थे कि उनके अलावा वे राजमहल, बड़े बड़े भवन, तालाब और जलाशयों का भी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। तो इसी प्रकार सालियार या फिर कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्ध जो है शाली समुदाय बन गए, और वे मंदिरों को भारी जो दान दक्षिणा भी देने लगे। तो वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय का हिस्सा बन गया था। तो जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी, कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता था। इसलिए एक योग्यता मतलब तो नहीं निर्धारित की गई कि आपको ये होना चाहिए, लेकिन हाँ आपकी जो है बुद्धि क्षमता देखी जाती थी कि आप किस तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पीतल का जो है मोमबत्ती दान दिख रहा है। ये इस पे देखिए किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक शॉल का जो है बॉर्डर दिखाया गया है। ये सब जो है ना उत्कृष्ट तरीके से कारीगरों का जो नमूना है, ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल बारीकी से इसमें जो है डिज़ाइन बनाया गया है ना। और इस शॉल को भी देखिए इसमें किस तरीके से कढ़ाई की गई है। तो ये सब बहुत ही भारत में यही सब तो प्रसिद्ध था, जिसके लिए लोग भारत में आकर यहीं पे बस गए, है ना। और हमें अपना गुलाम बना लिया कितनों ने, तो अंग्रेज़ों ने, या फिर जो और भी जो यूरोपीय लोग थे, इनको आकर्षित कौन कर रहा था? यही सब जो भारत के जो उत्कृष्ट चीज़ें जो बनाई जाती थी कारीगरों के द्वारा। तो आगे जो है कि शहरों के बदले हुए भाग्य, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या है ना। आइए। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि कई शताब्दियों के लंबे समय में जो अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए थे। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार की महत्व की दृष्टि से वो सिकुड़ रहे थे। इसी काल में पश्चिम बंगाल के भागीरथी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद, जो कि रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा था, वो 1704 में बंगाल की राजधानी बनता है। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान जो है उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से जो बनकर आई थी सस्ते कपड़े, इनसे प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंग्रेज़ों द्वारा कैसे भारत की जो है कारोबार को, उद्योग को कैसे ये लोग नष्ट करने में लगे हुए हैं कि वो मशीनों से बना कर लाते और माल सस्ता होता था, जिसके कारण जो जनता है वो उसी को खरीदेगी जो सस्ता और ज़्यादा टिकाऊ होगा, है ना, और आकर्षित होगा। तो भारत जो हाथ से बनाते थे बुनकर, तो उनका जो माल था वो फीका पड़ने लगा, और किस तरीके से उनका जो धीरे धीरे उनकी जो व्यवसाय है वो ठप पड़ने लगी, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है इसके बारे में। तो आइए हम लोग हम्पी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कि हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र था। 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करी थी, है ना। तो हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी जो है गोरे चूने जैसे किसी भी जोड़ाई का जो है मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। जैसे कि अभी हम अगर ईंटों की जोड़ाई देखते हैं उसमें सीमेंट वगैरह ये सब मिलाकर उसकी जोड़ाई की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। शिलाखंडों को आपस में गूंथ कर ये जो है विशाल दीवार का निर्माण किया गया था। तो किस तरीके से आपस में यहाँ पे देखिए आपको कि किस तरीके से ये गुथा हुआ है।
तो ये अभी भी विद्यमान है, इसका कुछ कुछ अवशेष हमें प्राप्त होता है ना। तो हम्पी क्या हाथी की टूटी हुई एक दीवार जो बुर्ज की दृश्य दिख रही है यहाँ से। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ, उसको देखेंगे पहले स्टेप, इसका जो टॉपिक है और बचा हुआ इसका जो आगे का जो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो आगे है कि हम्पी की जो वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष भी थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आला बने हुए थे, है ना। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोड़ों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपनी समृद्ध कला में हम्पी जो है कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में से गुंजमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाज़ार में जैसे मूरो, चेटियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जो है जमघट लगा रहता था। तो इसमें जो मूरो का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? मुस्लिम सौदागरों के एक समूह के लिए मूरो वर्ड का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, है ना। तो आगे जो है इसको देखते हैं। आगे है कि मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होता था और देवदास या विरूपाक्ष जो कि शिव को बोला जाता है, मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा और राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। तो देवदासियाँ कौन होती थी? जो जो ईश्वर के प्रति समर्पित होती थी, उसी मंदिर में रहती थी। और जो लोग आते थे मंदिर में उनके जो है वहाँ पे डांस किया करती थी और लोग जो है इस नृत्य को देखते थे। तो महानवमी पर्व जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है पर्व माना जाता था। तो ये पूछा जाएगा कि हम्पी का जो महत्वपूर्ण पर्व था वो कौन था, तो याद रखिएगा, है ना। पुरातत्वविदों ने उस महाद्वीप मंच को खोज निकाला जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। तो इस मंच को खोज निकाला। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है कि और अधीनस्थ व्यक्तियों तथा से नजराना और उपहार लिया करते थे। वहीं राजा जो है विराजमान होकर नृत्य देखते थे, संगीत का आनंद उठाते थे और मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम देखते थे। तो 1565 में दक्कन सुल्तान और गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों जो है विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो आप बताइएगा कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसकी वजह से जो विजयनगर और जो है समाप्त हो गया। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है सूरत। तो सूरत के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सूती वस्त्र का केंद्र हम सूरत को आज भी मानते हैं, तो किस तरीके से जो है उस समय विख्यात था हमारा सूरत। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे है कि सूरत मुग़ल काल में कैंप जो और बहुत कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। तो सूरत औरमुज़ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए जो है मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है कि किसको मक्का का जो है प्रस्थान द्वार कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, मतलब कहीं जाना होता था। तो सूरज एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जाति और धर्मों के लोग रहते थे। तो 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डच और अंग्रेज कारखाना एवं माल गोदाम भी वहाँ पे खोल दिए। तो अंग्रेज इतिहासकार ऑविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए बोला है कि किसी भी एक वक्त पर विभिन्न भिन्न विदेशों के औसतन 100,000 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाल खड़े रहते थे। तो इससे पता चलता है कि जो है सूरत किस तरीके से विख्यात था वहाँ पे, है ना। लंगर वहाँ पे डाली जाती थी और जो यात्री होते थे, जो जहाज एक बंदरगाह के रूप में हम बोल सकते हैं विख्यात है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फूट फाट कीमतों पर बेचती थी, है ना। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा और किनारियों यानी कि जरी के लिए प्रसिद्ध थे और अनेक उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाज़ार उपलब्ध
राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके लिए विश्राम गृह भी बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल भी होते थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी हुई हुंडी को दूर दूर तक मिस्र में, काहिरा इराक में, बसरा और बेल्जियम में, एंटवर्प जैसे बाज़ारों में भी मान्यता प्राप्त थी। तो हुंडी एक पत्र के जैसा होता था जो इनके द्वारा जारी की जाती थी, और अगर वहाँ पे जाकर दिखा दिया जाता था तो एक जैसे कूपन आप समझते हैं वही समझ लीजिए कि उनको देखने के बाद उसको स्वीकार कर लिया जाता था उनके द्वारा, है ना। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अंततः पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई जो है कारण थे। तो पहला जो कारण था उसमें कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण जो है बाज़ारों में जो वस्तुओं की जो मांग थी उसकी जो कमी महसूस होने लगी। तो इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या है, उत्पादकता की हानि होगी, है ना। और जो दूसरा आप इसमें मान सकते हैं वो है पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई जैसे इनसे प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय भी जो है स्थापित कर लिया था। तो भले पहले ये इसका पतन हो गया, लेकिन आज जो है सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ये जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कि जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। तो ये देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे है कि मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, नगर कृष्णा की डेल्टा का एक जो है प्रमुख स्थल था। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न गतिविधियों का केंद्र रहा। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर अपना नियंत्रण जो है स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब वह आंध्र तट का एक सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था, है ना। तो ये एक जो है पतन नगर था, बंदरगाह भी था। इसके लिए चाहते थे कि भाई मेरा अधिकार हो इस पे। तो गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ा, मसाला और अन्य चीज़ों के बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वह वहाँ व्यापार पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। तो इसके लिए गोलकुंडा के शासकों ने भी प्रयत्न किया। विभिन्न व्यापारी समूह जो गोलकुंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागरों, तेलुगु कमेटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों के नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया गया। तो इसको देखते हैं। तो जो ये यहाँ के जो कुलीन वर्ग थे उन्होंने जो है मछलीपट्टनम को एक समृद्धशाली नगर के रूप में है ना बसा दिया। यहाँ पे जो भी व्यापारी आते थे उन्होंने इसका जो है विकास, अगर यहाँ पे धनाढ़ लोग रहेंगे तो है ज़रूरी सी बात है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र का विकास होगा। तो अगर वहाँ पे रहें तो उन्होंने बड़ी बड़ी महलें बनानी, वहाँ पे बहुत किले भी बनवाए, तो उससे जो है उसकी जो है वैल्यूज़ और बढ़ गई, है ना। इसके बाद जो मुग़लों ने गोलकुंडा पर जो अपनी शक्ति नहीं बढ़ाई थी, उससे पहले उनके जो प्रतिनिधि थे सूबेदार मीर जुमला, उन्होंने क्या किया कि हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ा दिया। लेकिन उसके बाद उनकी जो ये चाल थी वो नाकामयाब रही, और 1686 से 87 में मुग़ल बादशाह जो औरंगजेब था उसने गोलकुंडा को जो है मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो अब जो है किस तरीके से ये मुग़ल साम्राज्य में मिलाया गया गोलकुंडा को, तो ये याद रखिए कब मिलाया गया, तो 1686 से 87 में, है ना। ये जो डेट है वो इम्पॉर्टेंट है। आगे है कि अब यूरोपीय कंपनियों के सामने एक नई जो विकल्प ढूंढने की समस्या खड़ी हो गई कि कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही जो है पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, है ना। तो बल्कि इस बात का भी जो आवश्यकता उनको महसूस होने लगा कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक और प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करे। तो अब बस उनको व्यापारी नहीं, अब बस उनको व्यापार के माध्यम से ही उनका जो है कारोबार नहीं चलता। अब उनको राजनीतिक कार्य भी करने, प्रशासनिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य को भी देखना है साथ साथ, है ना। तो जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, जो कि वर्तमान नाम जिसका मुंबई है, कलकत्ता जिसका वर्तमान नाम कोलकाता है, और मद्रास जिसको चेन्नई बोलते हैं, तब मसूलीपट्टनम यहाँ चले गए। तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा, और 18वीं शताब्दी के दौरान पतन हो गया इसका। तो आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा कर जाते हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, या फिर आप
जो भी अचीव करते हो बहुत बड़ा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपने अचीव किया है वो आप कितने समय तक उसको बरकरार रख सकते हैं ना। तो कुछ भी पाना जितना कठिन नहीं होता है जितना कि आप उस जो पाए हैं जो आपके पास है उसको अपने पास ही बनाए रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है ना। ये नहीं कि अगर हमने ये कर लिया है तो भाई अब हम निश्चिंत है, ऐसा नहीं है। अगर आप बीपीएससी में सेलेक्ट भी हो जाते हैं उसके बाद भी आपको आप बस ये कि अब तो भाई ऐसा ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मसूलीपट्टनम बहुत ऊंचा खिला भी, लेकिन गिरा तो ऐसा गिरा कि फिर उठ नहीं सका, है ना। तो छोटी छोटी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि नए नगर और व्यापारी, है ना, तो देखते हैं इसके बारे में। आइए आगे है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों के मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। जो व्यापार जो यूरोप और पश्चिम एशिया के दोनों जगहों के लिए लोकप्रिय हो गया था। तो अंग्रेज़ों ने, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और विजरी वोरा जैसे कुछ भारतीय जो बड़े व्यापारी थे जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ थे, उनका मुकाबला किया। फिर यूरोप कंपनियों ने समृद्ध व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौसेना का प्रयोग किया और भारतीय भारतीय व्यापारी थे उनको एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्य एवं राजनीतिक शक्ति से उभर कर स्थापित हुए। तो ये जो है भारतीयों को जो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली अंग्रेज़ों से, यूरोपियों से, है ना। तो इसका सामना वो नहीं कर पाया और उसके ये ज़रूरत है कि अगर आप किसी से हार जाते हैं तो उसके अधीनस्थ आपको होकर कार्य करना पड़ता है। तो ये जो भारतीय व्यापारी थे उनको इनके अधीन होकर इनके एजेंट के रूप में कार्य करना पड़ा। हालांकि उनको ये मंजूर नहीं था, फिर भी अगर हार गए हैं तो क्या करेंगे, है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे की वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ने के कारण जो अधिकतर लोग थे वो कताई, बुनाई, रंगाई आदि इन धंधा को अपना लिया, है ना। इससे इन शिल्पों का जो बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिज़ाइन जो है अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। उनका जो है डिज़ाइन और भी निखरने लगा और लोग, अगर बहुत सारे लोग इसमें लग रहे हैं तो वो एक साथ बहुत लोगों का दिमाग लग रहा है तो कुछ ना कुछ आइडिया अपनाएंगे जिससे कि उसमें और जो है वो जितना अच्छा है उससे और बेहतर बनाने की जो है प्रयास करेंगे, है ना। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता क्यों घट। तो क्या कर दिया गया कि जो शिल्पी जन थे ना वो तो अंग्रेज़ों के जो है एजेंट के रूप में कार्य करते थे। तो शिल्पी जन जो है जो व्यापारी थे वो तो उनके एजेंट थे। तो शिल्पी जन किसको देते थे अपना जो है उत्पादन, वो तो व्यापारी को ही दे देते। तो व्यापारी पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोप एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, यानी कि पहले ही उन्होंने ले लिया पैसा कि भाई हम आपको अपना सामान देंगे जो भी हम उत्पादित करेंगे। तो उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की भी स्वतंत्रता नहीं थी और उन्होंने तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं के मांग के अनुसार उन्हें बनाकर बेचने पड़ते थे। तो इसमें था ना कि जो शिल्पकार था वो पैसा ले लिया कि भाई वो उनको पहले ही पैसे दे दिए कि जो आप उत्पादित करोगे ना वो मुझे ही बेचोगे। तो भले ही उस उत्पादन का जो है रेट बढ़ गया हो, उसको ज़्यादा रेट बाज़ार में मिल रहा हो, लेकिन आपको उनको उसी रेट में देना होता था। तो इससे क्या होता था कि शिल्पकारों की भी घाटा होती थी और वो अपने जो है हिसाब से नहीं बेच पाते थे और ना ही उसके जो नमूने थे उसको दिखा पाते थे। तो वो उत्पादन तो करते थे लेकिन जो एक सही आय उससे होनी चाहिए वो उनको नहीं होती थी। तो आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बम्बई और कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसी जो कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक टाउन्स किनको बोलते थे? जो जहाँ पे भारतीय लोग, जो काले कलूटे लोग, जो अंग्रेज़ों को लगता था कि भाई ये सभ्य लोग हैं या फिर काले लोग हैं, तो ब्लैक यानी कि देसी जो व्यापारी और शिल्पकार
इनको ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया, और जबकि गोरे जो शासक थे उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियाँ बनाई और उसे अपना आवास बना लिया। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों और वाणिज्यों की कहानी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे आम लोग हैं, और जो यूरोपियों द्वारा जो बनाया गया एक, यहाँ पे देखिए प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क, यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी महल दिख रही हैं आपको, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी महल दिख रही हैं आपको, है ना। तो ये सब उनके थे, और जो ब्लैक टाउन्स में सीमित थे लोग, जो शिल्पकार थे, है ना, वो सीमित रह गए उतने ही में। तो अगला जो जो हमारा ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, इसमें जो अन्यत्र दिया रहता है उसमें है कि वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने भारत की ओर अपना कदम उठाया और वो भारत की खोज में कहीं और पहुंच गए, है ना। तो आइए देखते हैं। तो इसमें है कि 15वीं शताब्दी में यूरोप नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग की खोज के लिए जो है बहुत ही प्रयास किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। उसी में से एक था वास्को डी गामा, है ना। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होकर से निकलकर और हिंद महासागर की ओर पार कर भारत पहुंचा। तो उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लिया और 1498 में जो है वो कहाँ पहुंचा, कालीकट पहुंचा। तो अगले ही वर्ष वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया, और इस यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जो जहाज़ थे वो नष्ट हो गए थे, और 170 यात्रियों में से बस 54 ही थे जो जीवित रहे थे। इतना खतरा के बावजूद भी जो लोग थे वो जो मार्ग खोले या जो खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड और फ्रांसीसी नाविकों ने भी इस जो ये जो मार्ग था इसका अनुसरण किया और वो भारत की ओर अग्रसर होने लगे, है ना। ये आपको वास्को डी गामा का चित्र है ना। कब आया था कालीकट पे, 1498, इसको याद रखिएगा। तो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। उसमें से एक जो इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। तो इसको लगता था कि भाई पृथ्वी गोल है तो कहीं भी घूमूंगा, कहीं से भी जाऊँगा तो भारत पहुँच ही जाऊँगा, है ना। तो उसका जो सोच था कि चूँकि पृथ्वी गोल है इसीलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंचता है, तो वह भारत पहुंच ही जाएगा किसी भी तरीके से। तो 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा, और वेस्ट इंडीज़ का नाम जो है इसी के नाम पर जो है इसी भ्रांति के नाम पर उसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख दिया गया। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी आते रहे, और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया, और अक्सर वहाँ के जो प्रदेश थे उनको और वहाँ की बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो किस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक खोज करी, और भारत की खोज तो हालांकि नहीं की क्योंकि भारत कहीं खोया नहीं था, हालांकि इनको नहीं पता था। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा, है ना। ये बोलना गलत होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी, मैं तो नहीं मानती, लेकिन अब क्वेश्चन में आ जाता है तो मानना पड़ता है। लेकिन अब देखिए ना, भारत कहाँ खो गया, इन्हें नहीं पता था ना। अगर हमें नहीं पता है कि दिल्ली कहाँ है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने दिल्ली की खोज कर दी। भाई हमें नहीं पता है तो ये हमें ज़रूरत है कि हम जाने, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गए वहाँ पे तो हमने दिल्ली की खोज कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। बस इनको नहीं पता था कि भारत कहाँ है, तो ये भारत की खोज में पहुँचे। ऐसा नहीं है कि भारत कहीं छुपा हुआ था या एकदम से कहीं प्रकट हो गया, ऐसा भी नहीं था। तो आज का जो चैप्टर है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसका जो क्वेश्चन है आप करने की कोशिश करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और घर में रहिए, सेफ रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।